हेलो एवरीवन। आज हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, जितना भी हमने लास्ट पढ़ा था उससे भी पहले जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि नेट क्लियर होना चाहिए, जीआरएफ होना चाहिए। ठीक है, वो उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ उतना उतना पोर्शन पढ़ते हैं जो लगता है कि नेट में आएगा। ठीक है, बट उससे क्या होगा, आप प्रेशराइज हो जाओगे, आपको बहुत प्रेशर होगा दिमाग में कि हमें ये क्लियर ही करना है। बट आपको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी आप दिन में चाहे एक क्वेश्चन सीख रहे हो, उसे इतने अच्छे से सीखो और ये सोचो कि वाह, आज मेरे को ये क्वेश्चन सीखने को मिला। ठीक है, मन में ऐसा कुछ होना चाहिए। चाहे आप एक क्वेश्चन, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ, आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए नहीं कि ये नेट क्लियर करने के लिए है। ठीक है, नेट अपने आप हो जाएगा, ये एक फिजिक्स का पार्ट है, तो आपको फिजिक्स सीखनी है, उसका पार्ट तो अपने आप हो गया फिर। ठीक है, तो चाहे +1 के क्वेश्चन हो, +2 के क्वेश्चन हो, बीएससी लेवल के हो, एमएससी लेवल के हो, कोई भी टफ हो, इजी हो, बहुत इजी हो, उनको ऐसे नहीं सोचना कि नेट के लेवल का नहीं है। हर एक क्वेश्चन फिजिक्स का अगर है तो ठीक है, वो आपके लेवल का है और आपको वो करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हमें फिजिक्स सीखनी है, नेट अपने आप हो जाएगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना हमेशा। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने जो लास्ट किया था, पिच वाला क्वेश्चन, तो यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास वही मैग्नेटिक फील्ड है और वैसे ही हमारा हेलिकल पाथ है पार्टिकल का। यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को उसने एल बोला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिच। और इसका जो रेडियस डायमीटर है वो है 2r। तो इसका रेडियस कितना हो गया, आर। उसने हमें क्वेश्चन पूछा है L/R रेशियो, मतलब पिच डिवाइड बाय रेडियस की रेशियो पूछी है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो पैरेलल वेलोसिटी है, पैरेलल किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, कि जो पैरेलल वेलोसिटी है वो ट्वाइस है परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। मतलब परपेंडिकुलर वेलोसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, उसे हमने v परपेंडिकुलर लिखा है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि v पैरेलल इज ट्वाइस ऑफ v परपेंडिकुलर। तो अब हमें पिच पूछा है L/R रेशियो में। ठीक है, पिच डिवाइड बाय आर रेशियो पूछी है। हमें पता है पिच होता है, जैसे इसने L बोला है, v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड क्या होगा, 2πr डिवाइड बाय v परपेंडिकुलर। यहाँ पे L/R इज इक्वल टू v पैरेलल इज ट्वाइस ऑफ v परपेंडिकुलर इनटू 2πr इनटू 2π r यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय v परपेंडिकुलर। तो ये आंसर आ गया 4π। तो इसका सीधा आंसर है, ठीक है, 4π। ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है। फिर एक ग्रिफिथ की प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसको मैं सिर्फ ऐसे ही बता देता हूँ, ऐसे समझ जाओगे कि जैसे हमारे पास ये एक वायर है। ये हमारे पास एक, ठीक है, ये कुछ ऐसे नहीं था, ये कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन था। करंट कुछ ऐसे मूव कर रहा है, तो ये यहाँ से इस तरफ जाएगा, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ। ये जो डिस्टेंस है इसको उसने ए मानना है, इस डिस्टेंस को बी मानना है, मतलब रेडियस को। ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी है। ठीक है, और इसमें से करंट जा रहा है आई। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या देखना है हमें, जो ये वायर है जिसका रेडियस ए है। ठीक है, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पहले हमें ये चेक करना है। करंट, क्योंकि कर वायर है, घूम रही है, तो हमें ये करंट बताएगा। हमें फिंगर्स को कर्ल करना है, तो इस डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, रेडियस ए की वायर के लिए, तो ये हो गया हमारा बाहर की ओर। इसका मतलब इस वायर के लिए, रेडियस ए की वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। और ये जो रेडियस बी की वायर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट ऐसे चल रहा है रेडियस बी में, अंदर की ओर है। ठीक है, अब आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी सर्कुलर हो तब फॉर्मूला क्या था। तो इन जनरल
जो फॉर्मूला था वो था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इंटू थीटा। ये जनरल फॉर्मूला हमने लिया था, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है, ठीक है। ए रेडियस स्मॉल है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ए रेडियस स्मॉल आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो यहाँ पे स्मॉल रेडियस के लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए रेडियस वाली वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर को है, बी के लिए अंदर को है, और ए रेडियस की वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, बाहर वाली डायरेक्शन में। तो हमें इतना पता लग गया कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी इन दोनों की वजह से वो बाहर की ओर आएगी, आउट ऑफ द बोर्ड आएगी। तो पहले आपने ये चेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम रेडियस ए वाली के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, क्या होगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, रेडियस ए है, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, देखने में लग रहा है 90 डिग्री, पाई/2, ठीक है। सिर्फ इतना, यहां से लेके यहां तक पाई/2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई बाय, पाई से पाई कैंसिल, 8a। तो ये आया ए रेडियस के वायर के लिए, ऐसे ही। और ये किस तरफ डायरेक्शन में है, बाहर की ओर, मैं इसे के कैप मान रहा हूँ, आउट ऑफ द बोर्ड। ऐसे ही जो ये वाली वायर है बाहर वाली, उसको मैं बीम बोल रहा हूँ, ठीक है, बी रेडियस वाली, वो बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई b इंटू पाई/2, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बनाएगा थीटा, ठीक है। तो इसके लिए आएगा म्यू नॉट आई बाय 2, म्यू नॉट आई बाय 8b इंटू माइनस का के कैप, क्योंकि इसके लिए हमारा अंदर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में होगा बी ए वेक्टर प्लस बी बी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बनेगा म्यू नॉट आई बाय 8, ठीक है, 1/a, और इसकी वजह से माइनस 1/b, के कैप बाहर, ठीक है। तो इससे पता लग गया नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, दोनों को बस ऐड किया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट जून 2019 का है, ठीक है, वो अपनी स्क्रीन पे देख लो। इसमें हमें एक एन साइडेड पॉलीगन बोलना है, ठीक है, एन साइडेड पॉलीगन। तो कितनी भी साइड्स हो सकती है हमें नहीं पता, एन साइडेड है, ठीक है। अब हमें पूछा है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैंने सिर्फ इतना बनाया, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ से हम एक सेगमेंट उठा लेते हैं, सिर्फ इतनी लेंथ, फिर ये लेंथ अलग से हो जाएगी, ये अलग से हो जाएगी, मतलब एक निकाल लेते हैं, सिमेट्री से हम बाकी के बारे में बता सकते हैं। तो उसमें बोल रहा है कि करंट आई जा रहा है, ठीक है, सिर्फ ये सेगमेंट उठाया मैंने अभी के लिए। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट वायर हो उसके कारण इस पॉइंट पी पे, ठीक है, फाइनाइट वायर हो, इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी हमारे पास, θ2 θ1 एंगल बना रहा था, इसमें से करंट आई चल रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर। ये हमने सिर्फ और सिर्फ एंगल बनाया इसके साथ, θ1 θ2, ये डिस्टेंस दी था। तो इसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d साइन θ1 प्लस साइन θ2। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेंटर से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस डी है, ठीक है, और ये करंट आई जा रहा है पी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी उस पॉइंट से एंगल है θ1 एंड θ2, ठीक है, इस एंड तक का। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं इस सेगमेंट की बात करूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे है, ये टिल्टेड है और ये वर्टिकल है, ठीक है, कुछ ऐसा, ऐसे ये चलेगा सीधा। तो इस सेगमेंट की बात करूं, फिर ऐसे ही ये सेगमेंट आएगा, सेम लेंथ की सेगमेंट है सारे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर एंगल बनाऊं, करंट हमें पता है पॉलीगन में कैसे चल रहा है, करंट आई चल रहा है, कोई भी डायरेक्शन ले लो गिवन नहीं है, तो यहाँ से करंट आई चल रहा है। हमें एक ये डिस्टेंस गिवन है, सेंटर से लेके ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे पी पॉइंट मान लो,
ओ से पी तक का डिस्टेंस हमें गिवन है। उसने बोला है कि सेंटर से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। लेकिन हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर निकालना है, तो हमें क्या सोचना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए सेंटर से पी तक का। इसका मतलब हमें सेंटर से इस क्यू पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए, मतलब इस वायर के सेंटर से लेके इस ओ पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस डी चाहिए आंसर के लिए यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है, हमें वो भी निकालना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल हो, ट्राइंगल में अगर मैं पूरा घुमाऊं सेंटर से तो 2 पाई घूमेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 2 पाई बाय 3। कैसे देख सकते हैं, अगर 2 पाई बाय 3 ये होगा तो ऐसे ही 2 पाई बाय 3 ये होगा, ऐसे ही 2 पाई बाय 3 होगा, तो 2 पाई टोटल हो गया। ठीक है, तो 2 पाई बाय 3 ये होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो 2 पाई डिवाइडेड बाई जितनी साइड्स हैं, तो यहाँ पे साइड्स कितनी है 3, तो 2 पाई बाय, तो ये एंगल हो गया 2 पाई बाय 3। इसी हिसाब से अगर हमारे पास स्क्वायर होता है, अगर मेरे पास स्क्वायर होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय कितनी साइड है, 1 2 3 4, तो 2 पाई बाय 4 मतलब 5/2। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे सोचूं एन साइडेड पॉलीगन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, 2 पाई बाय एन, 2 पाई बाय एन। ठीक है, ये पूरा एंगल 2 पाई बाय एन है। तो अगर ये पूरा एंगल 2 पाई बाय एन है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये एंगल होगा पाई बाय एन और ये भी होगा पाई बाय एन, टोटल 2 पाई बाय एन हो गया दोबारा से। तो सबसे पहले हमने थीटा 1 और थीटा 2 निकालना है। ठीक है, फिर हमने ये डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये आर है और ये एंगल पाई बाय एन बना रहा है, तो ये डिस्टेंस डी जो था ये क्या हो जाएगा, आर कोस पाई बाय एन। कॉम्पोनेंट निकाल दिया हमने आर का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या होगा, आर कोस पाई बाय एन। ठीक है, एंगल के साथ वाला जो होगा साइड वो कोस होती है। ठीक है, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो पाई बाय एन है, तो ये साइड होगी, इसका कॉम्पोनेंट बोल सकते हैं हम आर का, आर कोस पाई बाय एन। हमारे पास डी भी आ गया, थीटा 1 थीटा 2 भी आ गया, हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है इस फॉर्मूले में। ठीक है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बनेगा म्यू नॉट I/4 पाई डी, डी कितना है, आर कोस पाई/एन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 1 कितना है, पाई/एन, साइन थीटा 2 कितना है, साइन पाई/एन। तो यहाँ से टू टू साइन पाई/एन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा म्यू नॉट आई, ये बनेगा tan साइन बाय कोस tan पाई/एन डिवाइड बाय 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस सेगमेंट की वजह से है, लेकिन हमारे पास एन साइडेड पॉलीगन है तो एन सेगमेंट्स होंगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 एन, तो एन टोटल के लिए क्या हो जाएगा, टोटल के लिए यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा म्यू नॉट आई इंटू एन इंटू टेन पाई/एन 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, देख लो इसको। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो वायर्स हैं, इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर्स हैं। ठीक है, इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वो लैम्बडा है, इस पे भी चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, ये भी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, ये भी वेलोसिटी v से इस तरफ मूव कर रही है। अब उसने बोला है कि हमारे पास इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो, कि इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो कि जो इसमें इलेक्ट्रिकल रिपल्शन हो रही है और जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रही है वो बैलेंस कर जाए एक दूसरे को। तो सबसे पहले सोचना ये है इलेक्ट्रिकल रिपल्शन कैसे हो रही है। ये जो चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, ये भी लैम्बडा, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों पे पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं, इसके कारण वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। एक चीज क्लियर है। दूसरी चीज, अट्रैक्ट कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है,
अगर यहाँ पे चार्ज पड़े हैं और ये मूव कर रहे हैं तो वो चार्ज एज अ करंट काम करेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि करंट में मेरा इस डायरेक्शन में है। तो अगर मेरा करंट, दोनों के दोनों करंट हम ये पढ़ चुके हैं, दोनों के दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, टू इन्फिनाइट वायर्स, पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो वो दोनों क्या करते हैं आपस में, लास्ट लेक्चर में किया था, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दोनों के दोनों वायर्स मूव करेंगे तो जो इसके करंट के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब करंट आएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो उसकी वजह से हम निकाल चुके हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो चार्जेस हैं उसके कारण रिपल्शन हो रही थी, करंट के कारण अट्रैक्शन हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो अट्रैक्शन हो रही है। तो वेलोसिटी कितनी रखी जाए कि ये बैलेंस ईच अदर करें और ऐसे ही मूव करते जाए, ठीक है, ऐसा ना हो कि ये अपार्ट चले जाए या एक दूसरे के पास आ जाए, बस ऐसे ही इतने ही डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे हैं, इतने ही डी डिस्टेंस पे रहे और वो मूव करते रहे, ठीक है, वो हमें निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, हम इन्फिनाइट वायर्स हैं ये, ठीक है, अगर इस वायर के कारण इस वायर के ऊपर 1 के कारण 2 के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, कूलम फोर्स जो चार्जेस पड़े होने के कारण होती है, ठीक है, वो कितनी होगी, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर मैं इसके कारण इस पे बात करूँ तो, ठीक है, F फोर्स ये होती है, इसके कारण यहाँ पे फील्ड कितनी लगेगी, सिर्फ अभी मैं रिपल्शन की कारण की बात कर रहा हूँ कि रिपल्शन क्यों हो रही है। इसके कारण यहाँ पे जो फील्ड लगेगी उस फील्ड को मैं बोल सकता हूँ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, डी। एक इन्फिनाइट वायर है हमारे पास, उस पर चार्ज डेंसिटी पड़ी है, ठीक है, इन्फिनाइट वायर के कारण, ठीक है, तो हम कर चुके हैं पहले कि इन्फिनाइट वायर के कारण इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो ये डिस्टेंस होगा डी, ठीक है। तो ये भी इन्फिनाइट है तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं लिख सकता हूँ क्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अब चार्ज तो पड़ा नहीं है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है यहाँ, ठीक है, तो इस चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास चार्ज होता है लैम्डा इंटू एल, ठीक है, क्योंकि हम लिखते हैं चार्ज डेंसिटी को लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसलिए मैं क्यू को लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू एल, ठीक है, इस क्यू को लिख दिया, बाकी टर्म वैसे के वैसे, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, तो ये हमारे पास बन गया एफ बाई एल इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये है मेरे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर 2 ड्यू टू 1, सेम ही ये यहाँ पे लगाएगी, ठीक है, ये इसको बाहर की ओर, ये इसको बाहर की ओर, ठीक है, ये इसको ऊपर की ओर धकेलेगा, ये इसको नीचे की ओर, रिपेल करेंगे आपस में, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल ली हमने। तो ये तो बात थी कि चार्ज पड़ा होता तो उस हिसाब से पढ़िए, ठीक है, मतलब चार्ज, इस चार्ज डेंसिटी के कारण ये रिपेल कर रहे हैं। अब मोशन भी है साथ में, अगर मोशन भी है तो करंट आएगा और मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब मैंने फोर्स की बात की इस क्यू चार्ज पे, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये क्यू कौन सा है, क्या मैंने ये वाला लिया है कि ये वाला, क्योंकि दोनों पे सेम लैम्डा था इसलिए आप कंफ्यूज, यहाँ पे आपको पता नहीं चला, आपको लग सकता है कि मैंने ये यूज़ किया है लैम्डा इंटू एल, या आपको ये लग सकता है मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो चार्ज होता है वो जिस पे फोर्स लग रही है उस पर है, ठीक है, तो इस वायर पे ये चार्ज जो है वो इस वायर के लिए बोल रहा था लैम्डा इंटू एल, जो फील्ड है वो इस वायर के लिए बोल रही थी, ठीक है, ये पॉइंट दिमाग में रखना क्योंकि ये चेंज हो सकता है, क्या पता वो वहाँ पे 2L कर 2 लैम्डा कर दे, कुछ भी कर दे, तो ये चार्ज यहाँ पे, ठीक है, तो इसके कारण ये लैम्डा एल लिखा है मैंने इस वायर के कारण। अब आपने फोर्स निकाल लिया। दूसरी चीज, अगर इन्फिनाइट वायर में करंट जा रहा है, वो हम निकाल चुके हैं एक्सप्रेशन और दोबारा नहीं करूंगा, उसमें हम फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दो वायर्स थी, दोनों में सेम करंट आई चल रहा था, और यहाँ पे भी देखने में लगा है दोनों में सेम लैम्डा है तो दोनों में सेम करंट आई चलेगा,
तो उसमें हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला था, ठीक है। तो वो क्या था, म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई d, ये था फोर्स पर यूनिट लेंथ, हम ये निकाल चुके हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वायर के कारण अब I1 को मैं इस करंट को मैं लैम्डा इंटू वी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। करंट को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू वी। ऐसे ही जो मेरा I2 है वो भी मैं लैम्डा इंटू वी लिख सकता हूँ। तो I1 और I2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो बनेगा म्यू नॉट लैम्डा इंटू वी, I1 की वैल्यू इंटू लैम्डा इंटू वी, I2 की वैल्यू, डिवाइड बाय 2 पाई, डिस्टेंस कितना है d, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये बनेगा म्यू नोट लैम्डा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2 पाई d, ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये करंट के कारण आया और ये हमारा रिपल्शन के कारण आया, चार्जेस के कारण आया, चार्ज डेंसिटी के कारण आया। तो दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको F1 बोलूँ, इसको F2 बोलूँ, तो मेरे को पता है इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इन इक्विलिब्रियम, ताकि वो दोनों के दोनों आपस में मूव भी करें और वही डिस्टेंस पे रहें, ना रिपेल करें ना अट्रैक्ट करें, सेम डिस्टेंस, बैलेंस ईच अदर। F1 शुड बी इक्वल टू F2, तभी बैलेंस होगा। तो F1 था हमारे पास लैम्डा स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d इज इक्वल टू, F2 था हमारे पास म्यू नॉट लैम्डा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2 पाई d, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या बचेगा, 2 पाई d कैंसर, लैम्डा स्क्वायर कैंसर, तो ये बनेगा हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन, और 1/μ0 एप्सिलॉन क्या होता है, सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम सी को क्या लिखते हैं, 1/√μ0 एप्सिलॉन। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, सी। इसका मतलब जो हमारी वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को बैलेंस करें। तो इसका मतलब इन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना नामुमकिन है, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है वो, तो इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब वो दोनों आपस में बैलेंस भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, लेकिन ये अप्रोच वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करना भी मुश्किल है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपनी स्क्रीन पर देख लो। हमारे पास दो शीट्स हैं, इन्फिनाइट शीट्स, ठीक है। एक पे हमारे पास चार्ज है प्लस सिग्मा और दूसरे पे चार्ज है माइनस सिग्मा। दोनों सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी भी मूव कर रही है, ठीक है। तो हमें इसमें ये बताना है कि क्योंकि इसमें भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है और एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है, ठीक है। तो हमें उसे बैलेंस करना है, उसे बैलेंस करने के लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वही बतानी है दोबारा से, ठीक है। लेकिन इस टाइम हमारे पास शीट है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी पड़ी है, प्लस सिग्मा है माइनस सिग्मा। अब सबसे पहले ये सोचना है कि अट्रैक्ट कौन कैसे होगा और रिपेल कैसे होगा। तो यहाँ पे प्लस सिग्मा चार्ज है, यहाँ पे माइनस सिग्मा चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस पड़े यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस पड़े, उसके कारण यहाँ पे अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में, तो इसलिए वो अट्रैक्शन कर रही है। अब रिपल्शन का कैसे पता चलेगा, ये मूव करेगा, मतलब सारे पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, तो करंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ये होगी यहाँ पे इस शीट के लिए। ये सारे नेगेटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी हमारे पास, इसके करंट की यहाँ पे। तो हमने किया था, अगर दो वायर्स, इन्फिनिट वायर्स, अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट, ठीक है, तो हम वो दोनों क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। और अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे करंट, तो वो रिपेल करेंगे। तो इसी वे में यहाँ पे हमारे पास ये दोनों रिपेल करेंगे, क्यों, एक करंट यहाँ जा रहा है, एक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इस शीट के कारण यहाँ पे इस शीट पे फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्यू, इस शीट के कारण 1 के कारण 2 पे निकालते हैं, फिर से वही एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एक इन्फिनिट शीट के कारण जिसपे सरफेस चार्ज ऐसी सिग्मा पड़ी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख सकता हूँ क्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब फोर्स हमने इस पे निकालना, तो ये जो चार्ज होगा वो इसका होगा। ठीक है, लेकिन सरफेस चार्ज ऐसी सेम है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अट्रैक्शन क्योंकि हम देख चुके हैं कि अट्रैक्शन होगी, तो चार्ज यहाँ पे, इस चार्ज को मैं अगर सरफेस शीट के कारण लिखना हो तो चार्ज को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू एरिया, यही होता है हमारे पास। ठीक है, या हम ऐसे लिखते हैं इसको सिग्मा इंटू डी ए, इंटीग्रल ऑफ सिग्मा इंटू डी ए, चार्ज को अगर शीट की बात कर रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, तो एक यूनिट एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो एरिया इंटू सिग्मा बाय, ये तो था ही हमारे पास, ये हमने चार्ज की वैल्यू लिख ली, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जैसे वहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ था, क्योंकि ये इन्फिनाइट है इसलिए हम फोर्स पर यूनिट एरिया निकालते हैं, तो इसको मैं स्मॉल एफ लिख रहा हूँ, स्मॉल f1, फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये होगी फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके कारण इस पर, सेम वे से इसके कारण इस पे भी सेम ही आएगा और दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये F1 हो गया। दूसरी चीज, अब ये मूव कर रहे हैं तो इसमें सरफेस करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो सरफेस करंट डेंसिटी है अगर, तो हम फोर्स को लिख चुके हैं पहले सरफेस करंट डेंसिटी की फॉर्म में, कैसे लिखा था, फोर्स इज इक्वल टू के क्रॉस बी डॉट डी ए, कुछ ऐसा लिखा था हमने, के क्रॉस बी डी ए, शायद डॉट देख लेना, के क्रॉस बी डी ए था, कुछ डॉट नहीं था, के क्रॉस बी डी ए, ये हम निकाल चुके हैं पहले। ठीक है, कहाँ से निकाला था ये, क्यू वी क्रॉस बी के फॉर्मूले से ही। ठीक है, क्यू को हम लिख सकते थे सिग्मा की फॉर्म में। ठीक है, क्यू को हम सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते थे, और फिर हमारे पास सिग्मा इंटू जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सिग्मा इंटू वेलोसिटी इस कैपिटल की, ये भी हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो वहां से ये कहाँ से बना ये फॉर्मूला, एक बार बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बना है क्यू वी क्रॉस बी के फॉर्मूले से ही बना है, और इसे अगर मैं इंटीग्रल लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को डी क्यू लिखना है, यहाँ से हम ये बना चुके हैं। ठीक है, अब के क्रॉस बी दिए करंट, अगर मैं सिर्फ इसके कारण इस पे फोर्स की बात करूं, ठीक है, इसके कारण इस पे फोर्स की बात करूं, तो मैं बोलूंगा इसका करंट इस डायरेक्शन चल रहा है, फर्स्ट शीट का करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट शीट का करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे, इस शीट पे कहाँ पे होगी, तो फर्स्ट का करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, स्ट्रेट वायर की तरह ही है, सीधा चल रहा है, करंट इस डायरेक्शन में, फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगी, इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के इस पे ऐसे बाहर चलेगी, मतलब ऐसे, तो मैं बोलूंगा इस पे इनटू द पेज लग रही है। ठीक है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे है वो इनटू द जा रही है, इनटू द बोर्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि मैं इसके कारण इस पे निकालता हूँ, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके कारण होगी, तो इसे मैं लिख रहा हूँ, इसके कारण इस पे फोर्स निकालनी है, मतलब 1 के कारण 2 पे फोर्स निकालता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, के क्रॉस B1, मैग्नेटिक फील्ड में यूज करूंगा इसकी, जो के है, ठीक है, वो यूज करना है इसका। ठीक है, जो के है वो इसका यूज करूंगा, तो ये बनेगा, तो इसमें 2 लिख रहा हूँ, मतलब इसका यूज कर रहा हूँ, इंटू डी ए, इन मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे F12 इज इक्वल टू, अब बी की डायरेक्शन अंदर की ओर थी और इसके करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो के क्रॉस बी इज सिंपली के इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री, मतलब के इंटू बी। ठीक है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो
इसको मैं डी ए को टोटल एरिया बोल रहा हूँ के इंटू B1। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे K2। अब करंट डेंसिटी, अब पहले B1 लिख लेते हैं, तो बनेगा B1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हम नहीं निकाली अभी तक, नहीं। इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक शीट के कारण, वो हम निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर में, एक शीट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो क्या थी, म्यू नोट K/2। ठीक है, एक शीट के कारण हम निकाल चुके हैं वैल्यू। तो B1 की यहाँ पे वैल्यू क्या है, म्यू नोट K/2। और आप ये भी बोल सकते हो कि किस डायरेक्शन में है, अंदर की ओर, इनटू द बॉल। ठीक है, तो ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो इससे आगे शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालनी, म्यू नोट K/2 यहाँ पुट कर दो, तो बनेगा F12/A इज इक्वल्स टू K2 म्यू नोट K/2। एंड एक्चुअल में ये जो शीट था, ये जो शीट थी, दोनों में सिग्मा सिग्मा चार्ज है, तो एक्चुअल में ये जो मैंने K2 लिखा है, तो मैं बोल सकता हूँ K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू K। दोनों पे सेम चार्ज, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सेम सरफेस चार्ज है, तो मैं K लिख सकता हूँ। तो इसलिए K2 भी मेरा क्या है, K। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ म्यू नोट K²/2, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसमें F2 नाम दे रहा हूँ। K को हम क्या लिख सकते थे, K को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू वेलोसिटी, सिग्मा इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो ये बनेगा F2 इज इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारी जो फोर्स है, इसको रिपेल कर रही है, ये वाली फोर्स इसे अट्रैक्ट कर रही है। दोनों इक्वेट कर देंगे क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल टू F2, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो बनेगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोबारा से वही चीज दोबारा से बन गई, क्योंकि ये होता है सी स्क्वायर के बराबर 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब इस केस में भी हमारी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए, तभी वो आपस में बैलेंस ईच अदर करेंगे। ठीक है, तभी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है, एक बार देख लो। अब आप लोगों के लिए घर के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये मैं ऑडियो लेक्चर्स में करवा चुका हूँ, तो ये देखना है क्वेश्चन। 12 वोल्ट की ये बैटरी है। ठीक है, यहाँ एक कैपेसिटर है 6 मिली फैरेड का, 6 मिली फैरेड का। यहाँ पे एक 3 मिली फैरेड का कैपेसिटर है, यहाँ पे एक 4 मिली फैरेड का कैपेसिटर है। ठीक है, अब मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है, इसे मैं C1 बोल रहा हूँ, इसे C2, इसे C3। तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द C3 कैपेसिटर। ठीक है, आपको सिर्फ इतना बताना है, एनर्जी स्टोर्ड इन C3 कैपेसिटर। तो आपने उसकी वैल्यू बतानी है मेरे को, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कितनी वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसे करेंगे। थैंक यू।